भारत ने एक बार फिर चीन पर डिजिटल स्ट्राइक बोली है और पबजी समेत 118 चाइनीज ऐप्स को बंद किया गया है। कितना महत्वपूर्ण है ये, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन कुमार दुग्गल जी जुड़ गए हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स ग्रुप पर। जी धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, जो पबजी और 118 चाइनीज एप्लीकेशनों को बैन किया गया है। ये 118 चाइनीज ऐप्स को जो बैन किया गया, ये सेकंड बैन है। पहला बैन कुछ महीने पहले आया था और फिर 15 जुलाई 2020 से लगभग 89 ऐप्स को आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने बैन कर दिया था। अब ये बैन सरकार ने इसलिए किया है क्योंकि ये जो ऐप्स हैं भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा के प्रतिकूल काम करती हैं और उसके तहत सरकार के पास पूरी कानूनी पावर्स और व्यवस्था मौजूद है कि वो इस तरह के ऐप्स को बैन कर सकती है। लिहाजा इन ऐप्स को बैन किया गया है। ये ऐप्स को बैन करना अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि कहीं ना कहीं इस ऐप्स को बैन करने से भारत ने एक संदेश दिया है पूरी दुनिया भर को कि वो कोई भी ऐसी गतिविधि को टॉलरेट नहीं करेगा जिसका नकारात्मक प्रभाव उसके प्रभुता संबंधी इंटरेस्ट या उसकी सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी पर पड़ेगा। तो मुझे लगता है सही दिशा में सही कदम है। आपने कहा भारत ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है। अमेरिका ने भी इसकी तारीफ किया और कहा है कि और अन्य देशों को भारत से सीखना चाहिए। देखिए, भारत ने पहली बार जब ये 59 चाइनीज ऐप बैन किए थे तो उससे प्रेरित होकर अमेरिका ने भी चाइनीज ऐप्स और कंपनीज के बरखिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी। अब ये सेकंड लेवल है जब भारत ने 118 ऐप्स को बैन किया है। मुझे लगता है इसका भी एक रिपल इफेक्ट होगा और राष्ट्र जो अभी तक फेंस पर बैठे हुए देख रहे थे करें या ना करें, अब उन्हें ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा कि वो भी अपनी टेरिटोरियल सोवरेनिटी को सशक्त करने के लिए इन ऐप्स को बैन करने का प्रयास करेंगे। वैसे भी देखिए, आजकल डेटा इकोनॉमी है और हर राष्ट्र को समझना है कि उसके जो नागरिक हैं उसका जो डेटा है वो सर्वोपरि है। अगर वो डेटा उस राष्ट्र से बाहर जाता है तो उस डेटा का दुरुपयोग किया जा सकता है उस राष्ट्र के विरुद्ध। और अगर आप इस तरह की ठोस कदम उठाएंगे जिसमें आप इस तरह के ऐप्स जो अक्सर एक डिजिटल स्पाइंग या जासूसी का काम करते हैं उनको रोकने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके जो डेटा इकोनॉमी है उसको बढ़ावा मिलेगा, आपके डेटा के संरक्षण के प्रति आप समर्पित हो जाएंगे और कहीं ना कहीं अपने राष्ट्रीय हित को भी आप सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो सेकंड बैन है पहले बैन के मुकाबले में ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब ज्यादा साइटों को, ज्यादा मोबाइल ऐप्स को बैन किया गया है और मुझे लगता है कि अब ये क्योंकि दूसरी बार है कितना स्ट्रॉन्ग कदम भारत ने उठाया है और राष्ट्र भी अब भारत की एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए इस तरह की कदम उठा सकते हैं। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि इस बार का जो बैन है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी चाइनीज ऐप्स को बंद किया गया है, लेकिन इसमें बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जिनका जो लोग हैं वो इसका यूज करते थे रोजमर्रा की जिंदगियों में कारण है। तो उस पर अब कैसे मतलब अब उन ऐप्स का ऑप्शन कैसे मिलेगा? क्या भारत भी कुछ इस तरह की एप्लीकेशन तैयार कर सकता है? देखिए, ये ऐप्स के बैन होने से एक गोल्डन युग प्रारंभ हो गया है। ये गोल्डन स्वर्णिम युग है भारत की ऐप इंडस्ट्री के लिए। देखिए, जब से ये पहले 59 चाइनीज ऐप्स निकले और फिर अब 118 चाइनीज ऐप्स बैन हो गए हैं, तो उनके बैन हो जाने से भारत के ऐप इकोसिस्टम में एक वैक्यूम आ गया है क्योंकि वो पहले तो जो जगह थी वो ये 118 प्लस 59 ऐप्स ऑक्यूपाई करते थे। अब वो बैन हो गए, वो जगह खाली हो गई है। अब लोगों को तो आवश्यकता ही है, तो वो उस वैक्यूम को जितनी जल्दी इंडियन ऐप डेवलपर्स फिल करें उतना अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ मुझे लगता है ये ऐप का जो बैन है कहीं ना कहीं भारत में ऐप इकोनॉमी को ज्यादा अग्रसर करने में अपना योगदान देगा, लेकिन साथ साथ सरकार को कुछ कदम भी उठाने होंगे। सरकार को आज एक एनेबलिंग लीगल फ्रेमवर्क की आवश्यकता है जो इस ऐप डेवलपर्स के लिए समर्पित हो और उसके लिए सरकार को संसद में जाने की आवश्यकता नहीं। सेक्शन 87 है भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके तहत सरकार आज रूल्स एंड रेगुलेशंस इन ऐप डेवलपर्स के लिए ला सकती है ताकि उन्हें ज्यादा छूट दी जाए, ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए और साथ साथ वो तमाम सारी ड्यू डिलिजेंस या सावधानियां क्या करें उसको भी संपूर्णतः परिभाषित किया जाए। तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी गोल्डन है अगर हमने इसको सही तरह सीज कर दिया। सरकार ने इनेबलिंग लीगल फ्रेमवर्क ले आए और साथ ही साथ
ज्यादा प्रोत्साहन दिया ऐप डेवलपर्स को, तो भारत में इतना जबरदस्त टैलेंट है कि भारत नए प्रकार की एप्स ला सकता है और इन एप्स का बेहतरीन इस्तेमाल भारत में हो सकता है। और इतनी विशाल मार्केट है, अगर आपकी कोई भी ऐप होगी जो इफेक्टिव होगी, जो कोई जो नीड है उसको फुलफिल करने का प्रयास करेगी, तो मुझे लगता है मार्केट बहुत विशाल है। सरकार को साथ साथ ये भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि हर भारतीय ऐप डेवलपर जब भी ऐप डेवलप करता है तो उसकी वो मुफ्त में साइबर सुरक्षा का एनालिसिस करे, ऑडिट करे, ताकि अगर उसमें कोई खामियां हो तो उसको भी फुलफिल किया जा सके। हम चाहते हैं कि भारतवासी भारतीय ऐप्स का इस्तेमाल करें, ये ऐप्स सुरक्षित हो, भारतवासियों का डेटा सुरक्षित हो और ये ऐप से कोई ऐसी गतिविधि ना हो जो भारत के राष्ट्रीय हित के विरुद्ध जाए। दुग्गल जी, मैं एक चीज समझना चाहता हूं अपने लिए भी, दर्शकों के लिए भी। ये जो एप्स हैं, जब ये ऐप डाउनलोड होते हैं, तो क्या भारत और जो चाइना जिनसे हमारा जिनकी एप्लीकेशन है, कोई लीगल सिस्टम होता है, कुछ बातें तय होती हैं, और अगर होता है तो अब उन्होंने बैन किया है तो उसका कोई लीगल ऑप्शन भी अब चाइना अपना सकता है, तो वो थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। देखिए, आज अगर भारत ने ऐप्स को बैन किया है तो चाइना तो अग्रीव्ड है ही है। क्यों? क्योंकि दो प्रकार की नदियां जो चाइना जा रही थी वो सूख गई है। पहली नदी थी डेटा की, जो भारतवासियों के या भारतीय उपभोक्ताओं का डेटा था, जो भारत को बाहर ये कंपनियां भेजा करती थी चाइना में, वो डेटा की नदी सूख गई है। तो उस डेटा के लगातार जाने से उसका विश्लेषण हुआ करता था मशीन लर्निंग द्वारा, और उससे जो बिंदु निकल के आते थे उसका इस्तेमाल भारत के बरखिलाफ भी किया जाता था। दूसरी बात, ये ऐप कंट्री जो कंपनीज हैं लगभग हर हफ्ते कई हजार करोड़ डॉलर्स कमाती थी और भारत से बाहर भेजा करती थी। अब वो पैसे की जो नदी थी वो भी सूख गई है। तो ऑब्वियसली चाइना अग्रीव तो है ही है। चाइना अगर चाहे तो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर जाकर अपनी याचिका दर्ज कर सकता है कि साहब ये भारत ने जो किया है गलत किया है, और जो अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान जो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं और अग्रीड टर्म्स हैं उनका उल्लंघन है। हाँ, ऑफ कोर्स भारत के पास भी उसको डिफेंड करने के कई सारे समूचे ग्राउंड मौजूद हैं, क्योंकि WTO कहता है कि अगर कोई राष्ट्र को कोई कदम उठाना है जो उसकी प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा के लिए अनिवार्य है या उसके संरक्षण के प्रति जरूरी है, तो उस तरह की कदम सरकार या उस राष्ट्र के लोग उठा सकते हैं। तो अगर चाइना चाहे तो एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा कर सकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय सरकार के पास भी ठोस अच्छे लीगल ग्राउंड होंगे ताकि वो इस तरह के एक्शन का मुंह तोड़ जवाब दे सके। अब ये बैन हो गए, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, ये चाइना की कमर तोड़ दी है भारत ने, कुछ फर्क पड़ेगा उनकी? देखिए, एकदम बैन होने से आप सोचो कि चाइना की कमर टूट जाने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हाँ धीरे धीरे छोटे छोटे प्रहार करते करते एक बहुत बड़ा प्रभाव हम देख सकते हैं। पहले 59 ऐप बैन हुए थे, आज 118 बैन हुए हैं। अगर इनका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट देखें तो चाइना को बहुत आघात तो पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जो पहले 59 जो चाइनीज ऐप बैन हुए थे उनके मुख्य ऐप्स को देख लें, उन तमाम की वैल्यूएशन जो है लगभग 50 से 60% ग्लोबली नीचे आ गई हैं। उनके रेवेन्यूज लगभग लुप्त से हो गए हैं। तो इसका समूचा प्रभाव चाइना पर पड़ेगा, लेकिन चाइना पर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। उनको पता है कि इन ऐप्स के बैन होने से ये गैप, ये वैक्यूम आ गया है, तो वो बैकडोर से नए नए प्रकार के ऐप्स को फिर पुनः से भारत में घुसाने का प्रयास करेंगे, और जो पुराने ऐप्स हैं उनको नया नाम देके फिर घुसाने का प्रयास करेंगे। तो लगातार ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा। लेकिन जब जब भारत और तरह के बैन ऑर्डर्स देगा, मुझे लगता है उन सब का आने वाले समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव न केवल स्ट्रैटेजिकली चाइना पर पड़ेगा, चाइना के प्लान्स पर पड़ेगा, बल्कि साथ ही साथ आर्थिक स्वरूप में, फाइनेंशियल टर्म्स में भी काफी क्षति या लॉस होने की संभावना है चाइना को, चाइनीज कंपनीज को आने वाले समय में। कुल लगभग 228 एप्लीकेशन बैन हो चुकी हैं अब तक। जी हाँ, तो अभी इतने सारे भी बैन हैं, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे आपकी जो टेंशन्स हैं भारत और चाइना की बॉर्डर पर बढ़ेंगी, इस तरह के और बैन्स भी आने की संभावना है। और भाई, भारतवासी होने के नाते हमारा तमाम सारे भारतवासियों का दायित्व होना चाहिए कि हम सरकार की इस कदम की सराहना करें, उसके पीछे खड़े रहें और स्वयं अपने व्यक्तिगत लेवल पर बहिष्कार करें इन ऐप्स का, ताकि हम अपना ही छोटा ही क्यों ना हो लेकिन योगदान जरूर दें, ताकि भारत के इंटरेस्ट्स को हम सर्वोपरि बना सकें, उन्हें सक्षम और सशक्त और सुरक्षित बना सकें।
बहुत बहुत शुक्रिया पवन दुग्गल साहब, आपने खुलकर जो है बातचीत की और बताया कि इन एप्लीकेशन का बैन होना कितना जरूरी था, और भारतवासी से भी आपने अपील भी की कि किस तरीके से अपने निजी तौर पर भी इन एप्लीकेशनों का हमें बहिष्कार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पवन दुग्गल साहब। धन्यवाद।